अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम सी डेवलपमेंट है और कुछ बैनुल अक़वामी तौर पर, कुछ लोकल और ख़ास तौर पर OIC के हवाले से अभी इजलास शुरू होने वाला है। एकदम पाकिस्तान में हालात ठीक चल रहे थे, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के हवाले से मामला आया और जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रशिया गए, जो स्टेटमेंट दी, तो हालात आनन फानन ऐसे हो गए कि जैसे यहाँ लगा जो अपने थे वो अपने साथ छोड़ गए, जो इत्तेहादी थे उनकी भी आंखें निकल आई। आखिर हुआ क्या ऐसा? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, मैं कई प्रोग्रामों में ये बात कर चुका हूँ। असल जो आज बुनियाद रहेगी हमारा बेस, वो बेस हमारा रहेगा एक खत पे जो नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी 26 अक्टूबर 2021 का है। और कमाल की बात है, ये पाकिस्तानी एम्बेसडर के हवा जो USA के एम्बेसडर हैं, या एम्बेसी में लिखा गया उनको, और 2-3 इश्यूज इसमें बड़े अहम हैं। खत ये बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, लेटर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हैं, जिसमें 2 हैं। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी 2023 के इलेक्शन अभी हो रहे हैं, उन्होंने अभी से पहले पूरी प्लानिंग शुरू कर दी है। फिर प्रेस फ्रीडम, और वो देख रहे हैं पीका के हवाले से जो बातें आई, जो झूठ और फेक न्यूज चल रही थी उस हवाले से, और मीडिया मैनिपुलेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। ये क्या करना चाह रहे हैं या क्या हो रहा है और इस बारे में औरिया मकबूल जान साहब ने कॉलम भी लिखा, और और कई चीजें जो है ना, उन्होंने एक हंगामे पे मौक़िफ़ है और उन्होंने इसकी बड़ी बारीकियों से चीजों पे पर्दा उठाया। अब इसका बराह रास्त 3 सवाल मेरे होंगे। पहला सवाल, मैं आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, अक्सर आप देखते हैं, आज जरा एक दिन लेट हो गया। अब जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, चूंकि लाहौर में नहीं थे, सबसे पहला सवाल जो मेरा आएगा कि तहरीक अदम एतमाद, सारा कुछ सामने था, ये आनन फानन ये सारी चीजें चूंकि अक्टूबर 2021 के बाद अब समझ आ रही है कि ये कड़ियों से कड़ियां मिलाकर, और चीजें अब मेरा नहीं ख्याल है को पर्दे उठाने की जरूरत है। ये सब आप क्या समझते हैं कि खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो इनके अपने हैं, जो इनके अपने साथी, और वो एक अलग बात है, उस्मान बुज़दार और बाकी मामलात, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। मेरा पहला सवाल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह इमरान खान को निकालने का फैसला बैनुल अक़वामी एजेंसियां या इदारे कर चुके हैं, और ये तहरीक अदम एतमाद क्या उसी का हिस्सा? बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब। और आपने एक ऐसा चीज़ की तरफ अपने प्रोग्राम में, मैं बता रहा हूँ, इस जो आपको प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो इशारा, जो आपने चीज़ का जिसका जिक्र किया है, और ये एक बहुत अहम चीज़ है चीज़ों को समझने के लिए। मेरा ख्याल पाकिस्तान के किसी चैनल ने, या पाकिस्तान के किसी एंकर ने, या पाकिस्तान के किसी इंटेलेक्चुअल ने इस चीज़ को पढ़ने की या इस पर गौर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, इसलिए कि हमारे यहाँ बात को बात से लेके बगैर बात के बतंगड़ बनाने का या राई का पहाड़ बनाने का तो रवाज है, लेकिन एक जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है जिसका बुनियाद जो है वो कोई ना कोई सबूत होता है, जो रिटन फॉर्म में हो, जो डॉक्यूमेंटेड हो, और उससे चीज़ को रेफर किया जाए, वो आई डोंट थिंक सो हमारे यहाँ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी बात की, पहली बात पे बुनियादी चीज़ पे चलते, तो आपने इमरान खान साहब की बात की और आपने भुट्टो की बात की, तो मैं एक चीज़ मुझे एक बड़ी अच्छी लगी और आपकी नज़र से भी वो ज़रूर गुजरी होगी। एक कंपैरिजन आया है जो अरशद शरीफ ने किया, और वो उन्होंने अपने चैनल पे चलाया है कि जब भुट्टो जाने वाला था तो उनकी क्या स्टेटमेंट्स थी और क्या वजह बनी न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेके। यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम का तो आपको पता है ना, भुट्टो ने किसिंगर को क्या कहा था। भुट्टो के लफ्ज ये थे कि
I would not mind to be dragged by you onto the roads, but I will not like to be dragged by my own nation on the roads. I will eat grass. I will eat I'll grass. eat grass. But we'll make bomb because he knew. उसे पता था कि ये जो बॉम्ब है कितना जरूरी है। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने वो जो हिसाब किताब अय्यारी का, मक्कारी का, झूठ का, तबाही का, बर्बादी का, अपना पाकिस्तान को कॉर्नर करने का, सैंक्शन करने का, हमें इस्तेमाल करने का, फेंक देने का जो वतीरा, जो तरीक़ाकार, जो स्टाइल अमेरिका ने अपनाया हुआ था, और जिस पे बात करते हुए जरदारी या नवाज शरीफ या ये जो डीजल ये जो है क्या सॉरी ये जो मौलवी है, जितने भी उलमाए सू हैं जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार जानते हैं, इन सब की जबानें गुंग हो जाती थी क्योंकि इनके मुंह में डॉलर ठोस दिए जाते, मुंह खोल के उसके अंदर डॉलर डाले जाते, ये खाओ जितने खा सकते हो। तो ये किसी के सामने बोलने के काबिल नहीं है। ये शोर मचा सकते हैं उन बच्चों के सामने, उन लोगों के सामने जिनको ये बिरयानी खिलाते हैं, जिनको ये 1000 रुपया देते हैं, जिनको ये 400 रुपए लेके खत्म नबूवत के नाम पे चंदे लेते हैं, जो क्लिफ्टन में पैसा पहुंचाते हैं, जो जाके अभी कनाडा में रह रहे हैं, जो जमीनें ऑपरेट करना हैंडल कर रहे हैं, जहां पे गंदम जो है वो बोरियों गंदम की बोरियां मिट्टी में तब्दील हो जाती। ये इस स्टेचर के लीडर है, ये इस स्टेचर के ब्लैकमेलर कह ले या लीडर कह ले या जो मर्जी, लीडर तो है नहीं, ये इस स्टेचर के करप्ट लोग हैं जो हमारी ही गलतियों की वजह से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो मैं और कुछ आप इमरान खान की बैड गवर्नेंस कहें, इन्फ्लेशन कहें, आप अदारों से ठीक हैंडल कर, मैं सब बर्दाश्त करने को तैयार, मैं सबको सही समझता हूँ, ये चीजें हैं। इमरान खान ने खामखा अदारों से भी पंगे लिए हैं, इन्फ्लेशन भी है, गवर्नेंस भी ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन तो खैर वर्ल्ड वाइड है, उसका एक इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आ रहा है, लेकिन जो अमेरिका हमारे करता रहा है उसको इसने कम से कम अमेरिका के मुंह के ऊपर जाके कहा, यूएनओ में जाके अंदर कहा कि तुम इस्लाम की गलत तस्वीर दुनिया में कौन सा मौलवी मुझे बताए पाकिस्तान में है, कौन सा इस्लाम का ठेकेदार है जिसने यूएनओ में या किसी वर्ल्ड पावर के सामने जाके कहा हो कि तुम इस्लाम को गलत इस्तेमाल कर रहे हो? मुझे एक बता दे, अगर आप इतना बड़ा, तो अगर ये चीजें हुई हैं, अगर रूस है यूक्रेन पे आपने एक पोजीशन ली, अगर रूस का दौरा करने इमरान खान गया और वहां जाके उसने कहा कि जी हम तो यूक्रेन का डिप्लोमेटिक हल चाहते हैं, अगर वो रूस ना जाता तो कितनी बड़ी सफारती गलती होती और कितना बड़ा सफारती बदतमीजी होती कि आपको रशिया ने बुलाया था और आप वहां जाने से इनकार कर दें। तो ये तमाम चीजें, या चाइना के साथ जब आप वन बेल्ट वन रोड और सी पैक का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जो शुरू हुआ था जरदारी साहब के ज़माने में ही शुरू हुआ था, फिर मुशर्रफ साहब ने उसको बहुत बड़ी तौजीह दी। आपको पता है मैं अभी कोयटा से आया हूँ, गवादर में जब मुशर्रफ साहब जा रहे थे क्या नारे लगे हुए थे? मुशर्रफ साहब को इंसाफ, यानी मुशर्रफ के लिए ये नारे गवादर के अंदर लगे थे। आज आप कभी हम प्रोग्राम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट गवादर में मुशर्रफ के ज़माने में हुई है, वो आज तक ये जितने आपके टिटली बिटली जो अपने आप को लीडर कहते हैं ना, ये आज जो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है ना अजहर सदीक साहब, वो सारा दिन सोता रहता है। ये वहां के लोग कहते हैं कि वो 3 बजे सो के उठता है, इट डजंट मीट एनीबॉडी। ये पॉलिटिशियंस हैं आपके। तो ये जो चीजें अगर कही तो आप मुझे बताएं कि ये स्टार जो इमरान खान ने अमेरिका के सामने खड़े होकर, या यूरोपियन यूनियन को अगर उसने कुछ कहा, चले आप कह लें कि जलसे में नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो सच कह देता है, तो अब इसके बाद क्या दुनिया की ताकतें उसको बर्दाश्त करने की, अगर जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं बर्दाश्त किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मर्डर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो हैंगिंग है, इट्स अ जुडिशियल ऑफेंस, इट्स अ जुडिशियल मर्डर। वो उसको कत्ल नहीं होना चाहिए था, ही वाज नॉट अ कोलैबोरेटर, उसने कत्ल नहीं किया था, लेकिन उसको किसने करवाया? एक ही केस है जो बैटमैन में सजा होनी। आप तो माशाल्लाह इस पे पीएचडी हैं, तो आपके सामने मैं क्या बात करूं? मतलब जफर साहब, मैंने पूरा वो रिकॉर्ड देखा है, मैंने उसका ट्रायल का एक एक सफा पढ़ा है, मैं यूसुफ मेमन वकील जो है वो उसके अंदर थे, उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, जो क्या या बख्तियार का रोल था, ये सारी चीजें मैंने तो देखी हैं।
अगर देखा जाए मेरिट पे देखा जाए तो वो केस तो बनता नहीं है, लेकिन तारीख के झरोकों ने ये साबित किया कि ये ताकतवर माफिया जो है हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा है। और अब आके इमरान खान ने 2-3 काम जो इंटरनेशनल लिए, कश्मीर कॉज आ गया, इस्लामिया फोबिया आ गया, रशिया पे स्टैंड लिया, और जब ये चीजें सारी सामने रखी, जब वो इंडोनेशिया मलेशिया गया, वहां पर चैनल बनाने की बात की कि इस्लामिक एक चैनल होना चाहिए, वहां से नजर आ रहा था तो वो तो खटक रहा था। अब अगली बात मैं आपसे करने लगा हूं, अब ये खत आपने भी देख लिया और इसमें 3 चीजें हैं, मैं चाहूंगा बारी बारी उन पे आप जरूर डिस्कस करें कि इनका क्या ताल्लुक पाकिस्तान के सारे मामले में। और वो बाकायदा वो नेशनल एंडोमेंट फंड फॉर डेमोक्रेसी के नाम पे कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, और वो नाम जो उनके अंदर लिखे हुए हैं वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे बात है। नाम बिलावल भुट्टो का लिखा हुआ है, शेरी रहमान का लिखा हुआ है, सैयद मुराद अली शाह का लिखा हुआ है, शाहिद खाकान अब्बासी का लिखा हुआ है, अताउल्लाह तारड़ का लिखा हुआ है, और जहूर अहमद बुलेदी बाप प्रेसिडेंट का लिखा हुआ है। और ये इन सब का क्या ताल्लुक, ये क्या यानी ये क्या हो रहा है यहाँ? अब अभी तक देखिए जो आपने बात की, मैंने बात की, वो तो हमने अपना एक ओपिनियन के तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से दिया। अब जो ये चीज़ें डेवलप हुई हैं उसका हमने जिस तरह तनाजुर इंटरनेशनल लेवल में बताया, तो अब इंटरनेशनल लेवल पे जो तनाजुर है उसके अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ें सोच रहा है तो उसके प्लेयर्स कौन होंगे? वो पाकिस्तान के अंदर ही कुछ प्लेयर्स होंगे, और वो कौन से प्लेयर्स होंगे? वो होंगे जो आपके पोलिटिकल प्लेयर्स हैं। आपने कुछ लोगों के नाम लिए जिनके नाम इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। अब वो तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर कोई इबाहम नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है या कोई अचंभे की बात नहीं है कि इसके लिए स्पेशल फंड डेडिकेट किए अमेरिकन ने, और वो तमाम का तमाम पैसा हुआ है, आपके पैसा पे हुआ है इन्हीं तमाम लोगों को जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम इमरान खान ने हमारे काम नहीं किए। अगर पहली बात तो ये, अगर इनको रिजर्वेशंस थी तो ये आज से 5 महीने पहले किधर थे? चलो हम साल पहले नहीं कहते, 5 महीने पहले किधर थे? 5 महीने पहले इन्होंने इस चीज़ का क्यों इजहार नहीं किया? इस मौके के ऊपर जब जो सिनेरियो हमने बयान किया है वो हो गया है, तो उसके ऊपर करके आज ये क्यों इसलिए बात कर रहे हैं और इसके ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? अब ये है बिल्कुल बेगैरत किस्म के लोग हैं। अब वो आपका एक नूर आलम है, वो होटल में एक में बैठा हुआ था, तो वहां पे वो उसने मास्क पहना हुआ था, लोग उसको से सवाल कर रहे थे, तो उसके पास कहने के लिए कुछ था नहीं। राजा रियाज की आपने कोई सुना होगा, वहां के हल्के के लोग उसको गालियां दे रहे। और ये हैं भी बिके हुए लोग, यानी ये वो लोग हैं जिनकी ना कोई मोरालिटी है, ना कोई इनका अखलाक है, ना इनकी कोई ट्रेनिंग है, ना इनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये पैसे के खिलाड़ी हैं, ये बिकते हैं, ये बिकाऊ माल हैं। ये बिकने के ऊपर अपनी माँ को भी बेच सकते हैं, अगर 25 करोड़ रुपया तो अपने किसी, तो ये बिक गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब जब ये बिक गए हैं तो वो पैसा कहां से आया? वो पैसा जरदारी तो नहीं दे सकता। जरदारी तो मास्टर है लोगों को इस्तेमाल करने में। आपको पता है, अगर आप पिटारो की उसकी रिपोर्ट उठा के देखें, उसको पिटारो से क्यों निकाला गया था, तो आपको उसको बैकग्राउंड का, या फिर आप बम्बिनो सैनमा की रिपोर्ट उठा के तो वो तब्दील नहीं हुआ। जो आदतें डेवलप होती हैं आपके घर में वो बदलती नहीं है। हाकिम अली जरदारी साहब एक दफा जनरल, आप रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जनरल जियाउल हक को हार पहना रहे थे, जाके देख लीजिएगा, कहीं मौजूद होगी। तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, और जो लाड़काना का हाल है जो वहां पे आया, यानी आप बेनजीर भुट्टो मरहुमा के मजार से, शहीद के मजार से बाहर निकले, वहां वो नाली वो है जो 1947 में भी नहीं होती थी, जिसमें बच्चे बाहर बैठ के उसको नाली को इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कर सके। जो शख्स लाड़काना नहीं डेवलप कर सका, जो खैरपुर नहीं डेवलप कर सका, जो वो पुराना इनका चीफ मिनिस्टर था अपना घर नहीं डेवलप कर सका, जहां गंदम की बोरियां जो है वो अपना मट्टी में, तभी वो जाएंगे, वो खड़े होंगे एक पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ? क्यों खड़े होंगे? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की उन्होंने किया था, मुस्लिम क्यों किया? तो क्यों खड़े हुए? सवाल ये क्यों खड़े हुए? या आप देख लीजिए उस शख्स को जो नॉन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, वो जो अपना जो बात करता है, उससे एक एंकर सवाल कर रहा था, ड्रोन अटैक्स की मर्जी दी थी, ड्रोन अटैक्स करने पे जो डॉक्यूमेंट बना था उस पे ये फजल रहमान ने साइन किए थे। अमेरिकन के ये मौजूद है कि हम एग्री करते हैं कि आप, आज ये कहता है कि जी हम अमेरिकन के खिलाफ, या अमेरिकन के खिलाफ नहीं, तो टाउट है उन लोगों के। ये अमेरिकन एम्बेसडर को नहीं मिला था माजी में? याद नहीं अमेरिकन एम्बेसडर को मिलकर इसने क्या कहा था?
इसने क्या चीज ऑफर की थी अमेरिकन एम्बेसडर को? तो ये तमाम चेले हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो नेशनल, अभी ये तो बात एक चीज थी, इसको आप किस तरह करेंगे? ये नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के लेटर का जो आपने जिक्र किया, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फेक ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जमहूरियत को तबाह करते हैं। अमेरिका की जमहूरियत है जिसने जाके इराक को तबाह किया, लिबिया को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, जो दुनिया के अंदर कोई वियतनाम को तबाह किया, जो पता नहीं 59 के करीब लड़ाइयां लड़ चुके हैं, लोगों को मारते हैं, किलिंग करते हैं। पैलेस्टाइन में इसराइल को कहते हैं किलिंग करो, कश्मीर के ऊपर नहीं बोलते। ये डेमोक्रेसी है इनकी, ये फेक डेमोक्रेसी, शैम डेमोक्रेसी, अमेरिकन शैम डेमोक्रेसी, जिसका लीडर जॉर्ज बुश है। जॉर्ज बुश द लेसर था, और उसके जमाने में जो वॉर और टेरर हुई थी, या जो इराक के ऊपर WMDs का बहाना बनाया गया था, उसमें एक सर चिलकोट इंक्वायरी हुई है बरतानिया में, जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन के पास WMDs नहीं थे, तो उसके ऊपर तो वॉर क्राइम्स का मुकदमा चलना चाहिए सर। तो ये वो लोग हैं, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक अमेरिकन एम्बेसडर को खत लिखा है, और ये 2021 में लिखा गया। अक्टूबर 2021 में अजहर सदीक साहब 2021 में ये 2023 के इलेक्शन को देख रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, यानी 2021 के इलेक्शन में आपने उस लेटर के मंदरजात पढ़े होंगे। उस लेटर के उसमें पहले ही वो ब्रीफ सा बताता है कि हम करना क्या चाहते हैं दुनिया में, फिर वो कहता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और उसका वो पैरा इस्तेमाल करते हुए कहता है विद फोकस ऑन द जनरल इलेक्शन इन 2023। सिर्फ यही नहीं है, आगे वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का नाम है, जियो न्यूज का नाम है, नया दौर का नाम है, फैक्ट फोकस जो अहमद नूरानी वाला है। मैं तो हैरान हूं कि इनका क्या ताल्लुक इन चीजों से। इसका मतलब है ये बड़ी प्लानिंग के साथ चीजें लेकर चल रहे हैं, और इनका एक एजेंडा तो वाजे हो गया। तो इसीलिए पीका ऑर्डिनेंस और आर्टिका जो है ना, उस पर पैमरा को काम नहीं करने दिया जा रहा, जो मर्जी झूठ, फ्रॉड, फ्रेब चल रहा है, और क्रिमिनल डेफोमेशन के भी चाह रहे थे खत्म हो जाए। तो इन चीजों से क्या समझते हैं सर? समझना क्या, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में उन्होंने कहा शाहिद खाकान अब्बासी से का 2021 में 2023 से अमेरिकन से मिलने का क्या ताल्लुक है? शायद इलेक्शन खाकान अब्बासी ने अगर मिलना है तो अपने हल्के के जाकर लोगों मिले जहां से वो इलेक्शन हारा हुआ है। ही हैज नॉट वन फ्रॉम हिज, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है। अब वहां पे शाहिद खाकान अब्बासी, शहरी रहमान, मुराद शाह, मतलब है पैसे लेने के लिए मिल रहे हैं ना। इसका मतलब है कि डॉलर्स लेने के लिए मिल रहे हैं ना, कि हमने 2023 का इलेक्शन लग रहा है, हमें पैसे दो, हम आपके लिए काम करेंगे। तो तो आज का जो अभी उसी एंडोमेंट के अगले उसी डॉक्यूमेंट में आप जाएं तो उस डॉक्यूमेंट में हेडलाइन है मीडिया मैनिपुलेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। मीडिया मैनिपुलेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। अब वो कहता है कि वो उसमें कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, वो जर्नलिस्ट की वो अंडर थ्रेट है। यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर थ्रेट। मरियम नवाज इस्तेमाल करती रही है, यानी यहां देखा है। और मैंने ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर कहा कि 5000 के 315 लोग हैं जो एक एजेंडे के तहत चल रहे हैं, जिनका नुक्ता नजर हर एक को वाजे है। तो ये इन्हें वैसे शर्म नहीं आई? यानी ये इस तरह का फंड अमेरिकन से क्यों ले रहे हैं? यानी फिर तो ये उनको, फिर वो एब्सोल्युटली नोट भी पसंद नहीं है इनको, और इसीलिए अपना जो रशिया वाले मामले में इन्होंने वो लिख के अपना रेजोल्यूशन हमारे पार्लियामेंट के अंदर अपना कमरान मुर्जा ने JUI की तरफ से जमा कराई। तो ये तो फिर एक ड्रामा कर रहे हैं, ये तो मुनाफकत की हद है इस बात में। सर मुनाफकत नहीं, मुनाफकत तो क्या है, ये तो पेड एजेंट है। समझे, मेरी बात को समझे, ये कोई मुनाफकत नहीं कर रहे, ये वो कर रहे हैं जो इनके मास्टर्स उनको कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहता है हम OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। जुल्फकार अली भुट्टो जो थे वो सबसे बड़े लीडर थे OIC के। मेरा आपसे अगला सवाल मैं चाहूंगा वो एक ही दफा जवाब दे दीजिएगा। तो ये जो चीजें कर रहे हैं, अभी देखिए ना, वो मीडिया इंफॉर्मेशन, अभी इसी रिपोर्ट में ज़ैद अहमद का भी नाम लेता है कि जो हमारे खिलाफ भड़का रहा है लोगों को। यानी वो कहते हैं कि आप इसको अब वो कहता है मीडिया इंफॉर्मेशन, मीडिया मैनिपुलेशन का जब वो जिक्र करते हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बाद, वहां पर वो ये कहता है कि मीडिया को इस तरह मैनेज करो कि वो हमारी फेवर में बोले। आप समझ नहीं रहे, मीडिया को और लोगों को इस तरह मैनेज करो कि वो हमारे फेवर में बोले, क्योंकि आखिर में है मीडिया मैनिपुलेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, ये उसका तीसरा पैरा है।
तो अब जब ये चीजें आप देख, दूसरा पैरा उसका ये है, और आपको पता है कि इंडिया अमेरिका का पर्पस क्या है, अमेरिका ने यूक्रेन हो गया या पाकिस्तान हो गया तो अमेरिका तो जो है वो अपना बैरुल कायल कह रहे हैं, बैरुल हिंद कह रहे हैं, जैसे वो उस पर कब्जा करके उन पानियों के ऊपर मैंने कब्जा करना चाहता है। रूस और चीन उसके दो पार्टनर्स के वो दो मतलब पावर ब्लॉक के तौर पे उभर रहे हैं। चीन ने उनको इकोनॉमिकली चैलेंज किया है, रूस ने उनको मिलिटरली चैलेंज कर दिया है। यूक्रेन के अंदर उन्होंने 2 दफा हुकूमत खत्म करके अमेरिका नवाज बंदा, ये जो अपना अभी यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, इजरायली ज्यू, अब वो कितनी दफा जाके उसकी तस्वीरें आती है कि वहां पे वॉल ऑफ गिरिया में जाके बातचीत कर रहा है। यूक्रेन ट्रेडिशनली तो रूस के साथ रहा ना, ईस्ट यूक्रेन और अपना वेस्ट यूक्रेन 2 उसके हिस्से। अब आप यूक्रेन के ऊपर अगर जंग नहीं होनी, अगर अमेरिका नहीं चाहता यूक्रेन के ऊपर जंग हो, तो एक छोटी सी बात है, वो कहता है कि जी आप नेटो को डिप्लॉय ना करें। अब वो क्यों कहता है कि नेटो को डिप्लॉय ना करें रशियन प्रेसिडेंट? इसलिए कि अमेरिका राजी हुआ था बर्लिन वॉल के गिरने पे कि हम नेटो को डिप्लॉय नहीं करेंगे और नेटो को हम आपकी सरहदों पे नहीं लेके आए। तो ये जो आप अमेरिका की बात करते हैं, विच इज द बिगेस्ट लायर इन द वर्ल्ड, American presidents are the biggest cheat and liars in the world as far as the policy outside America is concerned, और खास तौर पे as far as policy towards Muslim countries is concerned. अच्छा, तो मैं अब आखिरी हिस्से की तरफ अब जाऊंगा। ये नेशनल एंडाउमेंट जो है ये तो साबित कर देता है ये लेटर कि प्रेस को भी पैसे पे हुए हैं, मीडिया के लोगों को भी पैसे पे हुए हैं, और इनको जो पैसे पे हुए हैं वो इसीलिए किए गए हैं कि नेशनल एंडाउमेंट का जो लेटर के जो चीजें, अब अमेरिकन एम्बेसडर जाके क्यों मिला है शहबाज शरीफ से और पॉलिटिकल लीडर से? क्या जरूरत थी, आप मुझे बताएं, इस वक्त मिलने की? कौन सा अमेरिका का इंटरेस्ट अंडर थ्रेट है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को जाके मिले? आप पाकिस्तान के अंदर डिसमेंबरमेंट पैदा करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर क्योस पैदा करना चाहते हैं, इसलिए कि नेशनल एंडाउमेंट कुछ आपको बताता है, या यूएस पॉलिसी फॉर पैसिफिक और चाइना यूएस स्ट्रेटेजी पेपर जो है इंडो पैसिफिक के लिए, उसके अंदर आप पॉइंट आउट करते हैं कि जी आपको यहाँ पे डिस्टर्बेंस। तो ये तमाम चीजें जो हो रही है ये मैनिपुलेटेड है। हमारे पाकिस्तान के लोगों को ये समझना निहायत जरूरी है कि ये चीजें इंटरनली ग्रोन अप नहीं है, ये एक्सटर्नली मनूवर्ड हैं और एक्सटर्नली फाइनेंस्ड हैं। तो क्या हम इतने जमीन पे गिर गए? क्या हम इतने मोहताज हो गए? क्या हम इतने गरीब हो गए? क्या हम इतने इनसेंसिटिव हो गए? क्या हमारे अंदर कोई शर्म नहीं है कि हम बाहर वाली ताकतों के जरिए जो पैसा पे हो रहा है, उस पैसे के जरिए जो लोग पाकिस्तान में डिसमेंबरमेंट फैलाने की कोशिश करें, कोई नूर आलम हो, कोई राजा रियाज हो, कोई नुसरत पठान हो, इस किस्म के जो चमचे किस्म के लोग हैं, इस किस्म के जो थर्ड क्लास किस्म के लोग हैं जो इलेक्ट होकर इस असेंबली में आ गए, उनके हम गिरेबान पकड़ के उनको सड़कों पे घसीट सके, उनको बताएं कि ये फॉरेन पपेट है। अब राजा रियाज से आप क्या तवक्को रखते हैं, मुझे बताइए? क्या राजा रियाज की ये मॉरल वैल्यू है कि वो पैसे ना ले? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आखिरी पोर्शन की तरफ जाऊंगा, प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया है। आपने एक बात और नोट की कि मौलाना फजलुर रहमान, वैसे ना मौलाना तो वैसे कहना शर्मिंदगी होती है, मौलाना ना कहा करें उसको, मौलाना ना कहा करें उसको, फजलू कह दे, जो साथ शहबाज शरीफ खड़ा है, फिर वो साथ बुशरा गौर भी खड़ी है जो ANP का, और वो सो कॉल्ड लिबरल जिनको मैं 5315 कहता हूं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मैंने बताया भी था कि मैं सबूत रखूंगा आइंदा, तो ये सबूत मेरे हाथ आ गया है। और ये मैं बिलावल ने जो भुट्टो ने उनकी मौजूदगी में, फिर अब देखे ना तीसरी जो कड़ी बड़ी यहाँ मिलती है, उसका ये कहना कि OIC का इजलास नहीं होने देगा। अब ये आवाज जो बाहर एक यानी अपोजिशन के सामने खड़े होकर कह रही है, यक जुबान होके कह रहे हैं, अगर ये कोई गलती थी फौरन जवाब आना चाहिए था। 8 घंटे तक कोई जवाब ना आया, जो डैमेज करना था वो डैमेज कर दिया और फिर जवाब आया। क्या ये पाकिस्तानियत है? क्या ये स्टेट्समैनशिप है? क्या बात ही हो गया कि ये भी वही एजेंडा। अच्छा अजहर सदीक साहब, आप एक छोटी सी फैसला पाकिस्तान के तमाम लोग सोचे, अवाम सोचे कि OIC का कॉन्फ्रेंस को कौन रोकना चाहेगा, या OIC के ऊपर कौन टारगेट, कौन सी ताकतें होंगी, कौन सी वो कुव्वतें होंगी जो इस काम को चाहेंगी कि पाकिस्तान के? भुट्टो साहब क्यों गए? भुट्टो साहब का बुनियादी वजह जो है वो जो इस्लामी ममालिक का जो इजलास हुआ था, जो कजाफी स्टेडियम में मोमर कजाफी भी आए थे और तमाम लोग जमा हो गए थे, मेरी नज़र में वो बुनियादी वजह थी भुट्टो साहब को पावर से हटाने की। तो आज OIC का जब इजलास हो रहा है
उसकी मुखालफत कौन करेगा? उसकी मुखालफत या इंडिया करेगा, या अमेरिका करेगा, या इजराइल करेगा। ये 3 कुव्वतें हैं जो उसकी मुखालफत करेंगी। और ये और इकट्ठी है। अगर आप मतलब ये कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। 3 कुव्वतें हैं जो मुखालफत करेगी। ओआईसी के इजलास पाकिस्तान में हो ना हो और पाकिस्तान को उसकी कोई चेयरपर्सन न मिले, अगर ये 3 कुव्वतें करेंगी, जो एक लिखी हुई बात है, जो एक जिसके अंदर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, तो जो उनके एजेंट होंगे वो क्या करेंगे मुझे बताएं। एक सिंपल सा आंसर मैं चाहता हूं। जो उनके पैसे खा रहे हैं वो क्या करेंगे? बिलावल भुट्टो रोक के तो देखे ओआईसी के इजलास को, यहां पे लोग खड़े हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की पे आगे पंजाब में क्या मकबूलियत है? कौन है पीपल्स पार्टी के ऐसे लीडर जो आपको पीपल्स पार्टी ने पंजाब में वोट कितना लिया? और इजलास ये इस किस्म के जो बेवकूफ किस्म के जो लीडरशिप होती है और इस किस्म की जिस्टेट, ये आपको कुछ और नहीं जाहिर करती। अगर आपने किसी के कहने पे नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि यू हैव नो इंटेलेक्चुअल वैल्यू, आपकी कोई विजडम वैल्यू नहीं है, आप एक टके टोकरी की तरह के लीडर हैं। फिर आप यू आर नॉट। और वो लीडर क्या है? वो कहां से लीडर बन के आया? आप ये भी तो देखिए ना, उसका क्या और शहबाज शरीफ जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा टैंक हूं, मैं बहुत बड़ा दानिश्वर किस्म का चीफ मिनिस्टर हूं, वो उसकी कल के बच्चे के सामने खड़ा होकर मुंह उठा के देख रहा है। भाई तुम उसको वही टोक दो। ये कितना डैमेजिंग है। सिर्फ आप इसको देख लें कि इस ओआईसी के मुखालिफ कौन लोग हैं जो आज इसको सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे। और वो 3 ममालिक हैं जो इसको सैबोटाज करें। अब जो इस किस्म की जो भी बात करेगा वो अपने कहने से नहीं, किसी के कहने पे ये चीज कह रहा होगा। आपका पॉलिटिकल अदम एतमाद का मामला है, आप उसको पॉलिटिकली लड़ें। हम भी कहते रहे, लोग भी कह रहे हैं कि जहां पे तहरीक अदम एतमाद को प्रेजेंट करना ज्वाइंट अपोजिशन का या अपोजिशन की जो पार्टी है, अगर उन्होंने टेबल करना है, ये उनका कानूनी और उनका आईनी हक है, वो करें। उन लोगों से कराएं जो इलेक्टेड लीडर है। इस किस्म के नॉन इलेक्टेड लीडर जो ये फजलू जैसे जो इनको तो शामिल ना करें ना। बिलावल भुट्टो इलेक्टेड है, शहबाज शरीफ इलेक्टेड है, बाकी मेंबर्स हैं, वो करें, उस चीज को टेबल करें, जरूर उसको लेके आने दें उस तरह, लेकिन लोगों को खरीदें तो ना। ये तो बुनियादी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। आपको ज्यादा पता होगा कि अगर कोई पैसे दे के वोट दे तो वो जुर्म नहीं होता। अगर ये हो के पैसे दे के आप डिफेक्शन कर रहे हैं तो वो क्या वो क्रिमिनलिटी में काउंट नहीं होता? तो जब आप इस किस्म के लोगों को करेंगे तो उस तहरीक एतमाद की वो पॉलिटिकल जो एसेंस है वो खत्म हो जाती है। फिर वो मैनिपुलेटेड एसेंस होती है, फिर वो पेड एसेंस होती है, फिर वो बिकाऊ तहरीक होती है, फिर वो खरीदी हुई तहरीक होती है। जैसे एएनपी की एक जमाने में तहरीक, और इससे पहले भी थी भुट्टो साहब के जमाने में, उनको हटाने के लिए उसमें भी अमेरिकन पैसा आया था और बहुत ज्यादा पैसा। आज भी वो पैसा मौजूद है, आज भी वो पैसा आया। नेशनल एंडोमेंट भी कहता है। एक वो एशियन प्रेस में एक मजबूत चढ़ा, आपकी नजर से गुजरा होगा एशियन प्रेस में कि जी CIA मुसैद और रॉ हैज डिसाइडेड टू रिमूव डिसमिस गेट इमरान खान डिसमिस। तो वो क्यों है? वो एशियन प्रेस के अंदर छपा है। अब एशियन प्रेस के अंदर जो रोक रहे वो ऐसे तो नहीं छप सकती। थोड़ा पीछे चले जाएं। इंडियन चैनल पे नवाज शरीफ के एसेट पे उन्होंने लफ्ज किए हैं, खुल के कहा है कि वो इन्वेस्ट किया है उनके ऊपर। तो अब तो डाउट है कोई नहीं। मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले आखिरी जवाब चाहूंगा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब तो तारीख के झरोकों में खो गए और वो एजेंट कामयाब हो गए। अब आप क्या समझ रहे हैं कि वो फिर कामयाब हो जाएंगे या पाकिस्तानी कौम जाग बैठी है और वो उठ खड़ी होगी और इमरान के साथ खड़ी होगी इन लोगों के खिलाफ? अगर आप तो उनके पीछे रहे और आप कोशिश करते रहे और आप जैसे और लोग कोशिश करते रहे, तो मुझे उम्मीद है कि ये अमेरिकन एजेंडा जो अमेरिकन कहते हैं कि पाकिस्तान में से जो हो रहा है, इट इज़ अ थ्रेट टू US पॉलिसी। तो अगर आप जैसे कुछ लोग कोशिश करते रहे और इमरान खान के पीछे खड़े रहे और इस बिकाऊ तहरीक को आपने चैलेंज करके इसको कानूनी तौर पे हैंडल करते रहे, और ये बिकाऊ माल है, ये बिकाऊ लोग हैं, इनको पाकिस्तान के लोग अगर कम से कम कुछ और नहीं तो बुरा भला कहते रहे, या ये तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने बिकाऊ लोग हैं, ये अगले इलेक्शन में अमेरिका से भी टिकट लेके आ जाए ना, कहीं ये ऊपर आसमान से भी टिकट लेके, ये अपने इलाके हल्के में इलेक्शन नहीं जीत सकते। पैसे इन्होंने बनाने थे 20-20, 25-25 करोड़, वो इनको बोरियों में पे हो गए। लेकिन ऐसे पैसे पे अल्लाह मियाँ तुफी हो तो अच्छा है, शर्म आनी चाहिए कुछ। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को लेके आगे चलें।
और कोशिश करें कि जी जो अमेरिकन जो ये ओरिएंटेड तहरीक एतमाद है, जो CIA और मोसाद और ड्रॉ ओरिएंटेड तहरीक एतमाद है, ये कामयाब ना हो और उसके बाद जो है आने वाले इलेक्शन में जो पार्टी इलेक्ट होती है वो आ जाए, फबे अल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत शुक्रिया गज़फ़र साहब। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम से बहुत मुख्तलिफ है। हम डॉक्यूमेंट बेस्ड बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के साथ हकायक आपके सामने रखते हैं। हमें बैनुल अक़वामी किसी मुल्क से मसला नहीं है, लेकिन जब वो हमारे इंटरनल मामलात में क्रॉस बॉर्डर इशू के अंदर जब वो इन्वॉल्व होंगे और बैठ के एक टारगेटेड एजेंडा चलेंगे, तो ये तो हमें हम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं। और इमरान खान साहब का आगे फ्यूचर क्या बनता है या हालात क्या सामने आते हैं, हमारा काम है दरवाज़ा खटखटाते रहना, आप तक हालात और वाक़यात बताते रहना। जो भी सजेशंस होगी ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन बर वक़्त पहुँचा सकें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।